Audio Jungle. Hello बच्चा लोग, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स. माई सेल्फ सरबजीत सिंह, PGD मैथमेटिक्स. नाउ आई वुड लाइक टू टीच यू क्लास 11th मैथ्स. सो सेट्स गोइंग ऑन, और सेट्स की आज लास्ट क्लास होगी फ्रेंड्स. बच्चों, आज क्लास नंबर 5 होगी, जिसमें आज हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और आज उसको कंक्लूड कर देंगे. आज हम उसको खत्म भी कर देंगे. ठीक है, तो आज जो है ये क्लास का कंक्लूजन भी होगा. मतलब जो भी इसको सारा रिवाइज करके आज क्लास खत्म करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे. और आई होप कि आपको ये सेट्स अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी अगर इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी थ्रू कमेंट. आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे. तो इसके लिए हम एक लाइव क्लास भी रखेंगे जिसमें हम बच्चों के डाउट्स लेंगे. तो नाउ वी मूव टू द चैप्टर सेट्स. तो सेट्स का कंक्लूजन निकालने के लिए मैं आपको साइड बाय साइड आज एनसीईआरटी बुक भी साथ में ओपन करूंगा, और साथ साथ हम कंक्लूजन की तरफ भी बढ़ेंगे कि हमने क्या क्या किया है और क्या आगे और हमारा रह गया टॉपिक. ठीक है, तो सबसे पहले बात हुई है सेट्स की. हमने पढ़ा था कि सेट्स होता क्या है. सबसे पहले हमने चैप्टर सेट्स की बात करेंगे कि बेसिकली सेट्स है क्या. तो कितनी बार हमने इस बारे में जिक्र करा है कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेट्स. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सेट्स को यूज करते हैं. तो ये बच्चों, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम सेट्स को यूज करेंगे. तो आप सबने अच्छे से इसको समझना है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है फ्रेंड्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं मुझे वीक के ऐसे नाम बताओ जो कि एम से स्टार्ट होते हैं, तो आप मुझे बोलोगे मंडे. तो एक ही होगा मंडे जो कि एम से स्टार्ट होते हैं. ऐसा कहते हैं कि मुझे वीक के ऐसे नाम बताओ जो कि एस से स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे सैटरडे संडे. तो ये जो मेरा आंसर है, जो आप लोगों का आंसर सबका सेम है, दैट इज वेल डिफाइंड. फिर हमने पढ़ा था, इसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि इसको हम किस किस तरीके से इसको हम किन किन वे से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने इसके बाद हमने पढ़ा था सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन. तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन थी दो तरीके से हमने पढ़ी थी. यस, आई आप लोगों को सबको याद होगा. जिन बच्चों को ये चैप्टर पढ़ा है उनको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि कौन कौन सी होती है. एक हमने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म, और एक हमने पढ़ी थी रोस्टर फॉर्म. तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म थी और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी. तो रोस्टर फॉर्म बेसिकली क्या था, जिसको हम करली ब्रेसेस में यूज करते हैं. अगर जैसे मैंने अभी आपसे पूछा है कि वीक के नाम बताओ जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो आप इसका आंसर करोगे सैटरडे, सैटरडे, और कॉमर्स में आएंगे संडे. तो आप जो एलिमेंट्स लिखोगे इसके, वो करली ब्रेसेस में लिखोगे. तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. अब एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ये एक्चुअली ये होता है वैलिड स्टेटमेंट. वैलिड स्टेटमेंट मतलब जो इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होनी चाहिए, वैलिड स्टेटमेंट. वैलिड स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर मैं यही है, सपोज हमें ये दिया हुआ है, हमें सैटरडे संडे करली ब्रैकेट्स में दिया हुआ है. तो मैं आपसे पूछूं इसको अगर हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करें तो क्या कह रहा है ये. तो सैटरडे संडे हम यही कहेंगे कि हाँ भी ये जो वीक है, वीक के डेज है, और जो कि किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्स इज अ डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग विद एस, लेटर एस. तो जो लेटर एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे क्या हो गए, वैलिड स्टेटमेंट. मतलब वो हमारा हो गया, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको साथ साथ देखो मैं आपको रिकैप कराता रहूंगा, और मेरा यही टारगेट है कि आपको ये कंक्लूड हो, इस चैप्टर की कंक्लूजन खत्म हो, ये सब आज हमने चैप्टर कंक्लूड कर देना. तो सेट्स हमने पढ़ा. सेट्स क्या होती है, जो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में होता है, और कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है, दो दो फॉर्म में. एक हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म में, और एक हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म में. इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के. तो वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोग बेटा लोग आप लोग करना. एनसीईआरटी क्वेश्चंस जरूर आपने पढ़ने हैं. इसके बाद जो हमने और पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गया. फिर हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं. तो एम्प्टी सेट्स क्या थे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो. हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट. यस, हमने इसके बाद क्या पढ़ा था कि एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं. ये एम्प्टी सेट्स, तो एम्प्टी का मतलब खाली है. एम्प्टी को और क्या कहते हैं, वॉइड सेट, और ये कहते हैं नल सेट.
तो ये क्या होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नथिंग इन द सेट, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट हमारा होगा। फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट, फाइनाइट में डेफिनेट नंबर्स मतलब जो काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था इनफाइनाइट, जो अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमने पढ़ा था, एम्प्टी सेट पढ़ा हमने, फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा। फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और हमने देखते हैं और क्या क्या हमने पढ़ा था आगे। तो ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखिए जो आप अच्छे से एनसीईआरटी को गो थ्रू करना, पढ़ना। जो मेन आज मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ, जो मेन हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स। यस, इक्वल सेट क्या होता है? तो इक्वल सेट भी हमने बताया था कि टू सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके जैसे सपोज एक सेट है 1 2 3 4 और एक सेट है हमारे पास 4 3 2 1, एलिमेंट्स इसके सेम होने चाहिए, तो ये हमारे सेट क्या होगा, इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेट लेता हूँ, जैसे हमने लिया 1 2 3 और यहाँ पर ले लिया 3 4 5, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, बट ये सेट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट डिफरेंट होंगे। तो ये, इसको मैं ज्वाइंट सेट तो बोल सकता हूँ, ये ज्वाइंट सेट है। ज्वाइंट क्यों? क्योंकि 3 में ज्वाइंट है, बट ये इक्वल सेट नहीं है, इक्वल ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है, बट यस दिस इज ज्वाइंट सेट। तो ये जो है इसमें जो डिफरेंस भी आपको पता चल गया कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं और ज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं। तो आप इसको अच्छे से बेटा लोग पढ़ना, क्योंकि ये आपको बेसिक, आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे जब हमने पढ़ा, फिर मैंने आप लोगों को नल सेट के क्वेश्चंस करवाए थे, फाइनाइट इनफाइनाइट बताया था, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर हमने और आगे क्या देखा था, सबसेट, दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने पहले भी लिखवाया था, मैं फिर बताता हूँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसेट्स। तो सबसेट में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी कि मान लो अगर 1 और 2 दिया हुआ है तो इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था 2⁻², यानी कि 4। और मैं अगर आपको बोलूंगा नेम करो, तो नेमिंग क्या थी, 5 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 1 2। तो ये इसके सबसेट्स हैं। कितने सबसेट्स हो गए, 4। ये हमारे 4 सबसेट्स आए किसके, 1 2 के। तो सबसेट्स की अगर मैं सबसेट की डेफिनेशन पूछा जाए, अगर मैं मान लो मैं आपको लिखता हूं कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A प्रेजेंट इन B, तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे, B में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं तो उसको मैं ऐसे करता हूं, देखो एक ये है, मान लो ये B है और ये A है, तो ये इसका A इज द सबसेट ऑफ B। तो A किसका सबसेट है, B का, तो A इज द सबसेट ऑफ B। इसकी ऐसे वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं आप, इसको बॉक्स लगा देना, बाद में बॉक्स में बंद कर देना। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इसकी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब हम मूव करेंगे, यस, और आगे जब देखते हैं, सबसेट भी हमने पढ़ लिया, फिर हमने बिलोंग्स टू भी पढ़ा। पहले बिलोंग्स टू सबसेट्स क्या होते हैं, फिर हमने इंटरवल्स की तरफ मूव किया था। इंटरवल्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये भी आपने अच्छे से देखना है। ये मैंने आपको बताई थी डेफिनेशंस। ये तो देखो, यहां पर इसका मतलब दैट इज नॉट इंक्लूड, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए बी। तो ये भी ए और बी के बीच में तो सब होगा, ये सब होगा, बट ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये दोनों इंक्लूडेड है, तो हमने इंक्लूडेड के लिए क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ये क्लोज ब्रैकेट होती है, इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। ऐसे ये तो क्लोज है, बट दिस वन इज ओपन, ये ओपन है, ये ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको। तो यहाँ पर मतलब ए इंक्लूड होगा बट बी इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे हमने इंटरवल्स भी किए थे, तो बेटा इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से करना। इसके बाद हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था, वो सेट जो जिसमें से हम सारे एलिमेंट्स लेंगे वो हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। सपोज मैं आपको बताऊं नेचुरल नंबर लेस देन 11 से कम, तो सर 1 से लेकर 10 तक जो हमारा वो यूनिवर्सल सेट है, उसी में से हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो वो था हमारा यूनिवर्सल सेट। फिर इसको हमने और पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको आगे कैसे मूव करेंगे। ये ट्रू फॉल्स बोल रहा था। हाँ, ये मैंने आपसे बात करी थी कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। देखो 3 इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अब कई बच्चों से पूछना कितने एलिमेंट्स है, वो इसको कहते हैं 3 4 भी इसका एलिमेंट है। नहीं भाई, 3 4 जो ब्रैकेट्स में ना, ये इसका एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए इसके, अगर मैं पूछूं कि Na कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है।
तो यहाँ पर 3 4 एलिमेंट है, वो बिलोंग टू ए है? नहीं भाई, ये बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो सबसेट बनते हैं। ये बिलोंग करता है, यस, ये एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, बट सेट के लिए यस, ये सेट है तो ये बिलोंग्स टू ए होगा। तो ऐसे हमने सब पढ़ा था। आई होप मैं ज्यादा इस पे टाइम ना खराब करके अब आपको और आगे लेके चलूंगा, क्योंकि आज हमने चैप्टर को कंक्लूड भी करना है। तो ये आप अच्छे से देखना बेटा, ये भी हमने पढ़ाया था, ये किसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको उठाऊं तो 2⁻³ यानी कि 8 सबसेट्स बनेंगे। इसके सबसेट्स क्या होते हैं? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 करली ब्रैकेट्स आएंगी सब में, और 1 2 3। तो अगर हम इसको चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सबसेट्स हो गए? 8 इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। तो आपने इसको अच्छे से करना है बच्चे लोग। देन इसके बाद यही इंटरवल्स की बात हो रही थी। इंटरवल्स में भी अगर मैं देखूं, इंटरवल्स में जैसे मैं इसी को उठाता हूं, तो इसको मैं अगर इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? x बिलोंग्स टू क्या आएगा? ये राउंड ब्रैकेट आएगी, ये भी राउंड ब्रैकेट आएगी। तो राउंड क्यों आएगी? क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। बट अगर इसकी बात करें x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर 3 जो है वो इंक्लूड है, तो ये 3 में क्लोज ब्रैकेट आएगी, 3 भी इंक्लूड है, इसमें 4 भी इंक्लूड है। तो ये हम हमारी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लाए। अगर मान लो मैं इसको सेट बिल्डर में लाना चाहूँ, ठीक है, ये तो सेट बिल्डर से हम रोस्टर में लाए, बट अब ये रोस्टर दी हुई है, हमें किस में लाना है? सेट बिल्डर में। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये हो गया -23। अब ये इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल टू भी आएगा, x लेस देन, और ये 5। इसमें इक्वल टू क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमने ये अच्छे से पढ़ा था बच्चा, तो ये आपने जरूर करना है इसको। अब आगे चलते हैं। आगे वेन डायग्राम हमने कल पढ़ा था। वेन डायग्राम क्या होता है, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वेन डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके हमने पढ़ा था ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस हमने देखे थे। ऑपरेशंस में आता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन में सारी टर्म्स इंक्लूड होती है। अगर मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8, बी दिया हुआ है 6 8 10 12, इसमें सारे टर्म्स इंक्लूड होंगे। अगर आप देखोगे जो दोनों में आ रहा है उसको हम एक बार लिखेंगे 6, तो आएंगे सब। तो ये होता है यूनियन। फिर हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का ये साइन होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। तो अगर इसमें देखिए तो कॉमन क्या आ रहा है? 6 और 8 इसके कॉमन पार्ट होंगे। तो हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था। और हमने एक पढ़ा था a माइनस बी, मतलब a को b में से माइनस करना है, b को माइनस करना है a में से, तो a माइनस बी। तो a में इतनी कंफर्म है बात कि a के एलिमेंट्स आएंगे। तो देखते हैं 2 2 आ गया, ठीक है, 4 4 आ गया, इसके बाद 6 6 और ये माइनस हो गया, 8 8 भी माइनस हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी मैंने आपको तीनों बता दिए। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये ऑपरेशन सेट्स है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स क्या होते हैं। तो ये सब आपने अच्छे से करना है। इसके ऊपर मैं ज्यादा क्वेश्चंस ना करा के हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि हमने कल इसके सारे क्वेश्चंस किए थे, तो आई होप आप इस पे जरूर पहुंचोगे। इसको आगे करना है जरूर आपने, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ना है, आगे करना है इसको। इंटरसेक्शन भी मैंने बता दिया। देन इसके बाद ये वेन डायग्राम के बारे में हमने डिस्कशन की थी कल। a माइनस बी क्या होता है, a यूनियन b क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कल हमने सब करा था ये। तो फिर इसके बाद एक था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मैं देखूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो ये जरूर समझना, ये भी अच्छा टॉपिक था जो मेरी क्लास नंबर 4 में हमने पढ़ा था। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसमें ना एक तुम्हें यूनिवर्सल सेट गिवन होगा। जैसे मैं वही लेते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 5 लेस देन 6 लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो लेस देन 6 में ये होगा यूनिवर्सल। हमें a बोला जा रहा है 2 3 4, तो मुझे अब कहा जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यूनिवर्स जो सेट में है और यूनिवर्सल में, मतलब ये जो एक कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए 2 3 4, तो 2 3 4 को छोड़ देंगे यूनिवर्सल से, बाकी जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया, यानी कि 1 और 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल से इसको कंपेयर करेंगे। 2 3 4 इज इन द यूनिवर्सल, तो उनको छोड़कर सेट दीज 2 3 4 हमारे पास बच गया 1 5। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसके बारे में हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी। अगर मान लो किसी का मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। अंडरस्टूड है, लॉजिकली सोचोगे तो ये ऐसा ही होगा। कोई यहां से वहां बैठे भी, वहां से भी वहां, तो नो चेंज। तो इसको आपने समझना है अच्छे से, ये करना है आपने।
इस देन उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट के बाद हम आगे आए थे। इसके बाद वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, माइनस बता दिया था मैंने आपको क्या होता है, वेन डायग्राम बता दिया था क्या होता है। फिर हम मिसलेनियस की तरफ बढ़े थे और मिसलेनियस के हमने 5 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर नहीं 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं अगर देखूं तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने सब ये करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा व्हाइट बोर्ड पर। यस, तो हमने रिवाइज सब कराई है, अब इसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया। तो इसको बड़े ध्यान से समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो मिसलेनियस पे हम पहुंचे हुए थे, मिसलेनियस एक्सरसाइज पे इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि शो दैट ये सारे आर इक्विवेलेंट, ये सारे इक्वल है, इक्विवेलेंट। कुछ केसेस दिए होंगे चारों। तो पहला केस इन्होंने दिया हुआ है ए इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा केस इन्होंने दिया हुआ है ए माइनस बी जो है वो 5 है, थर्ड केस जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी है जो बी के इक्वल है, एंड फोर्थ केस जो हमें मांगा गया बताया गया वो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इसको शो करते हैं सारे इक्वल कैसे हैं। तो देखते हैं, देखो हम ऐसा करते हैं, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये ए है और ये बार जो है ये बी है। इसके लिए मैं कलर्स भी लूंगा, कलर्स भी यूज करूंगा, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी तो ये हमारा ए है, ठीक है, ये ए है। और अब देखो इस ए में ये हमारा ए है, तो सिंपल सी बात है ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी के अंदर है ना ए, तो ए के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इसको मतलब ये ठीक है। तो अगर मैं चेक करूं ए माइनस बी 5 कैसे आ रहा है, ए माइनस बी, तो अगर हम यहां पर चेक करें ए माइनस बी, तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए माइनस इसका इंटरसेक्शन। तो ए माइनस अगर आप देखो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में आ रहा हो ए ही आ रहा होगा, तो किसके इक्वल हो गया 5 के। तो ए माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है 5 के। अगर आप इस वेन डायग्राम को भी देखोगे तो इसमें ए माइनस बी, ए मतलब ए के एलिमेंट्स आगे बी के माइनस हो गए, तो क्या बच गया 5, कुछ बचा ही नहीं क्योंकि ए बी में ए ही होगा और ए ही माइनस कर रहा है बी से, तो ए के माइनस हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच गया 5। ऐसे फिर हमने पढ़ा था ए यूनिट बी किसके इक्वल आएगा बी के। देखो आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो इसकी कुछ, जैसे मैंने मान लो ए ले लिया 1 2 और बी हमारा क्या होगा 1 2 3 4, मान लो इसी से भी कर लेते हैं हम। ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस इसका सबसेट है। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार दोबारा, अगर मैं इनको माइनस करता हूँ 1 भी माइनस हो गया 2 भी माइनस हो गया, बच गया 5 बच गया। अब बात आ रही है यूनियन की। अगर मैं इनकी यूनियन निकालूं तो अंडरस्टूड है, साफ साफ दिख रहा है ये जैसे ए है, अगर इसका यूनियन निकालते हैं हम लोग तो क्या आएगा 1 2 3 4 यानी कि बी। एंड लास्ट में अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालें, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो अंडरस्टूड है जो ए 1 2 आ रहा है इसमें भी 1 2 आ रहा है, तो 1 2 है क्या ए, तो ये हमारे इक्विवेलेंट्स। तो इसको अच्छे से देखना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि जिसमें हमें बताना था ये सारे इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यस। नाउ मूव टू अनदर, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं ये आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ दैट इज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी बुक, जो सीबीएसई ने नई एनसीईआरटी जो हमारे पास नई एनसीईआरटी की बुक है, ये वो नंबरिंग के क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से केयरफुली करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ अप टू डेट आपको नॉलेज देना। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन जो डिटेल जो क्वेश्चन सीबीएसई ने कट कर दिए है तो उसको अननेसेसरली हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम जो लेटेस्ट सीबीएस की बुक आई है उसी से मैं करा रहा हूँ। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए इसका सबसेट है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, सी माइनस बी बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो ये हमें देखना है सी माइनस बी बिलोंग्स टू सी माइनस ए। अब देखो अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर मैं डायग्राम से भी आपको साथ साथ क्लियर करूंगा, देखना डायरेक्ट, ये मान लो ये बी है हमारा और ये इसका सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो हम करते हैं लेट एक्स को मैं मान लेता हूं बिलोंग्स टू सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस बी। यहां पर देखिए हमने एक्स को मान लिया सी माइनस बी। अब देखो अब एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, सी क्या है, सी को हम यहां पर एक टर्म लेते हैं, सी भी ले लेते हैं, चलो सी माइनस बी। सी माइनस बी क्या होगा, ये होगा ना सी माइनस बी, ये होगा सी माइनस बी, ये सब सी माइनस बी।
तो अगर हम चेक करें तो ये आ रहा है हमारा C माइनस बी। ठीक है, अब देखो C माइनस बी का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू C माइनस बी, x बिलोंग्स टू C, और हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू C। भाई सिंपल सी बात है, C से बिलोंग कर रहा है x, बट x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू B। x अगर मान लो यहाँ पर कोई एलिमेंट है x, मान लो कि एलिमेंट x, वो तो बिलोंग कर रहा है C से, C के अंदर है ना, बट क्या वो B से बिलोंग कर रहा है? नहीं, इसका मतलब ये इससे B से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये आ गया C माइनस बी। सिमिलरली C माइनस बी, अब सिमिलरली अगर बात करूं, सिमिलरली अगर हम लेते हैं इसमें x बिलोंग्स टू C, अगर x C से बिलोंग कर रहा है तो क्या कहते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू A, तो वो तो A में भी बिलोंग नहीं करेगा भाई, जब वो B में बिलोंग नहीं कर रहा तो, और A इसका सबसेट है, तो जब वो B में बिलोंग नहीं करता तो A में कैसे बिलोंग करेगा? इसका मतलब ये भी क्या आ गया, ये जैसे इसको लिखा था C माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा C माइनस A, तो x बिलोंग्स टू C माइनस A। अब जो x है वो C माइनस बी में भी बिलोंग कर रहा है और C माइनस A में बिलोंग कर रहा है, तो इससे क्लियरली, इससे क्या पता चला, क्लियरली C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा बेसिक भी समझना, साथ साथ वेन डायग्राम की नॉलेज अच्छे से रखना, आई एम श्योर कि आपको ये क्लियर होगा, तो इसको बड़ा अलग अच्छे से करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा आपको कमेंट में जरूर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, हम आपको इसका जरूर आंसर देंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अब सिक्स्थ क्वेश्चन भी न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, मान लो कहते हैं कोई भी दो सेट्स ए और बी के लिए लेते हैं कि जो ए है ना वो इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के। फर्स्ट कहता है ये प्रूव करो, और सेकंड कहता है ये प्रूव करो, और कहता है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए। अब हमें ये प्रूव करना है, तो देखो इसको भी आई थिंक बेटर रहेगा अगर मैं वेन डायग्राम से कराऊं, तो वेन डायग्राम इज अ बेटर वे, ठीक है, बेटर ऑप्शन। तो देखो अगर हम दो सेट्स देते हैं, ये मान लो ए है और ये बी है, अब ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो मैं इसको कोशिश ये करूंगा आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी से बताने की कोशिश करूं। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं देखता हूं इसमें, मैं ऐसा करता हूं, ये कलर लेते हैं, ठीक है, ये हमने कलर चूज करा, ये हमने फिल कर दिया यहाँ पर, ये तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। बड़े ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अगर हम बात करें ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी के लिए मैं दूसरा कलर देता हूं, ये कलर लेते हैं, ये कलर, तो ये हमारा क्या आ रहा है ए माइनस बी। एक बार मैंने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, और एक बार मैंने क्या ले लिया, ए माइनस बी। अब जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा, मान लो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालते हैं ए माइनस बी, तो क्या आ रहा है, ये सारा ये पार्ट आएगा, यानी कि ये पूरा पार्ट आएगा, तो ये पूरा पार्ट क्या आ रहा है, ए, तो क्लियरली इट इज ए। तो ये क्लियर हुआ, ये वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इसको कर लिया, ये ए आ गया, ठीक है बेटा लोग। अब अगर मैं इसको दूसरी तरफ बढ़ता हूं, तो दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताता हूं इसी को, कि अगर दोबारा ये पार्ट के लिए, अब ये पार्ट और से अच्छे से देखना, एक हमारे पास आ गया ये इसको हमने ए लिया, इसको बी लिया। अब ध्यान से देखते हैं, ए तो ये रहेगा, बी माइनस है, बी माइनस ए क्या होगा, इसके लिए भी मैं कलर दूसरा चूज करता हूं, रेड ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, बी माइनस ए, ये हमारे पास आ गया बी माइनस ए, ये बी माइनस ए है और ए ये है, ठीक है, बी माइनस ए ये लिया है और ये लिया है ए में, तो ये पूरा ए आएगा। देखो इसको भी मैं दूसरा कलर से रिकॉग्नाइज करता हूँ, इसको करते हैं ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा आएगा, ये पूरा, ये सारा, ये सारी, मतलब ये सारी टर्म जो है, ये पूरी टर्म, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी, तो मतलब ए पूरा ए हो गया। तो अगर हम चेक करें, अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ए यूनियन और बी माइनस ए किसके इक्वल आ रहा है, ये टोटल के इक्वल आ रहा है पूरा, तो ये पूरा इक्वल आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया ए यूनियन बी। तो इससे ये क्वेश्चन को हम इसका वेन डायग्राम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको एक समझ आया होगा, एक बार बड़े ध्यान से इसको समझना बेटा लोग, क्योंकि ये इजी कंसेप्ट नहीं है।
और इसको करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप तभी कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट सॉलिड होंगे। तो कंसेप्ट सॉलिड रखो, तो आपको आई होप ये वेन डायग्राम का जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है। याद है आपको, मैंने पहली क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से, बट मैंने आपको कहा था वेन डायग्राम भी पार्ट होता है। तो ये वेन डायग्राम से ही तो रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो 3 पार्ट से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। नाउ सी नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से ब्लैक पेन लेते हैं एक बार दोबारा से। यस, यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की बात हो रही है यहां पर। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। एक तो ये प्रूव करना है, इधर लिख लेते हैं। सेकेंड हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, ये भी हमें शो करना है, प्रूव दैट कहते हैं, शो करना है प्रूव। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना। अगर देखो मैंने लिया एलएचएस, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने ये लिया एलएचएस, इसका एलएचएस हमने हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसको इंटू करूं, अगर हम इसको इंटू करते हैं, ए यहां पर क्या आएगा, ए यूनियन ए, इससे मैंने इधर इंटू करा, ए यूनियन, फिर क्या आएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, ए। अब चेक कर लेते हैं क्या ए आ रहा है आंसर। एक बार इससे बनाते हैं दोबारा से, एक बार वेन डायग्राम से। ये ए मान लो और ये बी है। अब ए यूनियन ए, अच्छा ए यूनियन ए तो आपको पता ही है ए ही होगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी। ये ए है, ये पूरा पार्ट ए है, और इसका ए यूनियन बी क्या होगा पूरा। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे, इसमें इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, ए। तो अगर वेन डायग्राम से आप देखोगे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये पूरा ए है, तो ये पूरा ए है। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या आ गया ए। और अगर हम बात करें ए यूनियन बी की, अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, तो लाइट कलर लेता हूं मैं, ये कलर लेते हैं। ए यूनियन बी की बात करूं तो आप देख रहे हो ये सब आएगा, ये सब आएगा, ये सब आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट इज ए, वो हमारा हो गया RHS। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हम वेन डायग्राम से, मैंने वेन डायग्राम के साथ आपको बता दिया, आप नहीं भी करोगे नो इश्यू, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। बट मैंने आपको समझाने के लिए वेन डायग्राम का भी यूज किया था। अब मैं आपको बताता हूं आगे, अगर इसको हम देखते हैं दोबारा से, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एक बारी। यस, सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है। अब उसको भी हम वेन डायग्राम का भी यूज करूंगा मैं इसमें, और आपको भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट में मैंने LHS लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो इसको भी इंटू कर दो आप, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ये गलत हो गया है, इसको दोबारा देखते हैं। देखिए अगर हम चेक करें यहां पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा, उसमें कॉमन क्या आना है, ए ही आना है। यूनियन यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी क्या आएगा ए। इसको भी वेन डायग्राम चेक कर लो, ये लो वेन डायग्राम से फिर से चेक कर लेते हैं, डबल क्रॉस चेक हो जाएगा। तो ये ए है और ये बी है। अगर मैं इसको इसमें चेक करता हूँ, देखो एक बार जरा इसमें चेक करते हैं, तो ए हमारे पास ए इंटरसेक्शन है तो ए आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दूसरा कलर ले एक बार जल्दी से देखो। यस, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, ये क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और बात हो रही थी ए की, एक मैं फिर दूसरा कलर लेता हूँ, लाइट सा कलर लेते हैं पूरा ये ए। तो ये हमने हरा कलर आ गया ए, ये पूरा ए, ये भी आएगा ए। तो इसको अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ए इज द आंसर। तो वही हमारा आंसर था जो कि RHS आया।
तो मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज द राइट आंसर, मतलब प्रूव। तो इसको अच्छे से करना है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। तो इस प्रॉपर्टीज को भी आपने बच्चा लोग अच्छे से देखना है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज कंसेप्ट पे डी मॉर्गन लॉ भी लग रहे हैं, वेन डायग्राम भी लग रहे हैं, तो इसको अच्छे से करना। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन, या कह रहा है इफ A intersection B is equal to A intersection D need not imply B is equal to C। ठीक है, ये शो करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये B इक्वल टू C होगा कि नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। तो ये कहते हैं प्रूव करके दिखाओ। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। हमने ऐसे क्या करा, लेट कर दिया A को हमने मान लिया 0 1 2, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, अच्छा B इसमें वैल्यूज इसी की लेनी चाहिए 1 2 3। और अगर मैं देखूं A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है, तो 1 2, तो वो किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के। तो C में भी हमें कुछ ऐसा सोचना है जिसमें 1 2 तो आया ही आए, तो इसमें हम लेते हैं 1 2 3 4 ले लेते हैं सपोज। तो इसमें अगर मैं चेक करूंगा A इंटरसेक्शन C, तो ये भी क्या आ गया 1 2। तो क्लियर बात है, ये और ये तो इक्वल आ गए। अब क्लियरली A इंटरसेक्शन B तो इक्वल आ गया A इंटरसेक्शन, बट क्या दिख रहे हैं, बट B इज नॉट इक्वल टू C। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर ये इनके इंटरसेक्शन आ रहा हो तो B B इसके इक्वल हो, तो B इज नॉट इक्वल टू C। तो ये इस क्वेश्चन में इतना पूछा गया था। तो इसको आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा कि हमने ये डेटा, ये जो इंटरवल्स है ना, अपना सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि आपको साफ साफ बताया इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन इक्वल होने चाहिए। तो हमने जब A इंटरसेक्शन B निकाला तो मैं ऐसे सोच के एलिमेंट लूंगा कि मेरा A इंटरसेक्शन C जो है वो भी A इंटरसेक्शन B के इक्वल हो। नाउ नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें साफ साफ बोला है इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5 है, मतलब अगर A का X से इंटरसेक्शन देखा जाए और B का इंटरसेक्शन X से देखा जाए तो वो 5 के इक्वल है। और गिवन है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, मतलब इनके इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होंगे और A यूनियन X और B यूनियन X इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो गुड क्वेश्चन। टू शो करना है A किसके इक्वल है B के। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे भी फोकस करना पड़ेगा आपको। मतलब एक बाय प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, अगर मैं देखूं हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इसको, बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है A जो है वो किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन A यूनियन X। आप इसको वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट बाय वेन डायग्राम। तो आप इसको वेन डायग्राम से बना के चेक कर सकते हो कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है, बट हमें जरूरी नहीं है चेक करें, प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट लगा दी। अब देखते हैं, अब देखो यहां से मैं इधर आ रहा हूं, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन रख दिया। अब A यूनियन X किसके इक्वल है, B यूनियन X, इसको मैं लिख दिया B यूनियन X। हमें साफ साफ गिवन है A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, हमें गिवन था ना, बिकॉज ये इसके इक्वल है तो हमने इसको लिख दिया, ये हमारे पास गिवन है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। तो जब हमने इसको इंटू करा A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब A इंटरसेक्शन X क्या आएगा, गिवन है कितना है 5, ये भी हमें गिवन था कि A इंटरसेक्शन X किसके इक्वल दिया हुआ है 5 के। तो हमारे पास क्या आ गया, तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ये हमारे पास एक टर्म आ गई जिसको हमने एज्यूम कर लिया 1। तो बच्चा लोग एनी डाउट यहां तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। अब सेकंड पार्ट, अब इसी में अगर मैं देखूं तो आपको इसी साइड में बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो देखते हैं इसको, इसको थोड़ा इरेज कर दें केयरफुली ताकि आपको मैं इधर ही समझाऊं, मैं नेक्स्ट पेज पे ना जाऊं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा आपको समझने मुश्किल होगी, तो इसको इधर ही समझते हैं।
अब ये इधर सेकंड इधर मैं करा रहा हूं। अब यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, अगर मैं बी की प्रॉपर्टी लूं तो वो क्या आएगी, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, यही होगा ना। तो यहां पर b इज इक्वल टू बी रहने देते हैं, इंटरसेक्शन। अब बी और एक्स किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ x। यहां पर भी अब देखिए अगर, तो ये आ गया b इंटरसेक्शन a, और यहां पर क्या आ गया, इंटरसेक्शन a सॉरी b इंटरसेक्शन x। तो b इंटरसेक्शन a, और यहां पर सॉरी यहां पर एक गलती हमने कर दी, यहां पर b यूनियन x किसके इक्वल है, a यूनियन x के, तो यहां भी यूनियन आएगा। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं b इंटरसेक्शन है, तो यहां पर भी क्या बन रहा था, यूनियन बन रहा था, और यूनियन तो ये भी फाई के इक्वल है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये आ गया b इंटरसेक्शन a, इसको हमने मान लिया सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2, अब कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंगली a इंटरसेक्शन b हो चाहे b इंटरसेक्शन हो, एक ही बात है। तो a किसके इक्वल आ गया, b के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए प्रॉपर्टी का हमने यूज करा है। प्रॉपर्टी को आप चेक कर सकते हो वेन डायग्राम से, और इसको करने के बाद ये हमारा हुआ प्रूफ। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, बट बहुत सिंपल है और लास्ट क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल अब सेट्स के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब बोल रहा है इफ, अगर कहता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब सब में a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c जो है इसमें सब में फाई नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए। तो देन प्रूव दैट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c किसके इक्वल होगा, फाई के। तो ये मैं प्रूव करना है। तो देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो इसमें हम इंटरवल्स को एज्यूम कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। हमने a को ले लिया 0 1, मान लो ये a को 0 1 ले लिया। अब b को क्या लेंगे, अब अंडरस्टूड है b को जो एलिमेंट लेंगे इन्हीं में से आना चाहिए, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी है। तो इसको हमने ले लेता हूँ 1 2 ले लेता हूँ मैं 1 2। तो इससे साफ चल रहा है a इंटरसेक्शन b जो है 1 आ रहा है, दैट इज नॉन एम्प्टी। आ रहा है नॉन एम्प्टी, हमने पढ़ा था ये नॉन एम्प्टी रहना चाहिए। अब b इंटरसेक्शन c, अब नेचुरली बात है अगर मुझे c लेना तो इन्हीं में से भी लेना पड़ेगा, मैं 2 3 ले लिया। तो अगर हम चेक करें b इंटरसेक्शन c कितना आ गया 2, तो ये भी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, राइट। और a c अगर देखिए तो a और c में, तो a इंटरसेक्शन c में भी कितना आ रहा है, कॉमन, नहीं सॉरी यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर 0 ले लेते हैं इस एलिमेंट को, c को। अब अगर मैं a इंटरसेक्शन c निकालूं, देखो b इंटरसेक्शन c में 2 आ गया, अगर हम a इंटरसेक्शन c निकालते हैं तो कितना आएगा, ये 0। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, एक एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो 0 1। अब जब ये सब हमारे नॉन एम्प्टी आ गए, तो जब मैंने चेक करा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो क्या ये कोई इसमें कॉमन आ रहा है, 0 सब में नहीं आ रहा, 1 सब में नहीं आ रहा, 2, तो ये किसके इक्वल है, 5, यानी कि ये नॉन एम्प्टी होगा। तो हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्लास 11 का सेट चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आपने इस क्लास को, जितनी मेरी ये 5 क्लासेस हुई हैं, इसको आपने खूब एंजॉय किया होगा और अच्छे से मैं आपको समझा सका होगा। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस जो एक इनिशिएटिव लिया ना, सही मानो ये इतना अच्छा है कि मैं खुद बड़ा, मेरा मानना है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंसेप्ट देकर आपको ये चैप्टर क्लियर करा सकूं और उन बच्चों तक भी एजुकेशन पहुंचा सकूं जो कि फाइनेंशियली पुअर है, ठीक है, जो नहीं पे कर पाते, तो वो भी इससे अच्छे से करें। और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है बट उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रही, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो आई होप कि हम वो आपको प्रोवाइड करें। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आज हमारे 11th क्लास का सेट्स कंप्लीट है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय बच्चा लोग, गुड बाय।